नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को आज शहर भर के शिवालयों में भगवान शिव का श्रद्धालुओं द्वारा अभिषेक किया गया। इसी क्रम में स्वामी कॉम्प्लेक्स स्थित प्रकाशेश्वर मंदिर में किशनानी परिवार द्वारा भगवान शिव का जलाभिषेक कर महाआरती की गई। श्रावण मास के पहले सोमवार पर स्वामी कॉम्प्लेक्स स्थित प्रकाशेश्वर मंदिर पर किशनानी परिवार द्वारा भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर सर्वप्रथम स्वामी ग्रुप के सीएमडी कमल प्रकाश किशनानी, उनकी पत्नी प्रियंका किशनानी, पुत्रवधू गायत्री किशनानी और पौत्र निर्वित किशनानी द्वारा भगवान शिव का जलाभिषेक कर चंदन और पुष्प अर्पित किए गए। इसके पश्चात पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान शिव की महाआरती की गई। शांति पृथ्वी शांति श्याम शांतिर्भवतु सुख शांतिर्भवतु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज शहर के शिवालयों में हर हर महादेव के नारे गूंजते नजर आए। शहर के अनेक शिव मंदिरों में प्रातःकाल से भक्तों का आना प्रारंभ हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर अपने परिवार के लिए मंगल कामना की। मराठाकालीन मंदिर है, प्राचीन का तो कोई पता नहीं है। मराठे जिस समय थे उन्होंने शिव प्रतिमाओं की स्थापना की थी। बहुत पुराना मराठाकालीन प्राचीन मंदिर है। हमारी कई पीढ़ियां यहाँ पे पूजा कर रही है। ये झंडेश्वर मंदिर स्थित है दरगाह के अंदर, पहाड़ी के अंदर। दरगाह क्षेत्र से आप आगे आएंगे तो 2.5 दिन का झोपड़ा सीधे हाथ पे आएगा। उल्टे हाथ की तरफ अगर आप ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको तारागढ़ के रास्ते में श्री झंडेश्वर महादेव मंदिर दिखेगा। सावन का पहला सोमवार है, कितनी बजे से आयोजन शुरू हो चुका है और क्या क्या हो रहा है? 3:30 बजे से सावन का आयोजन शुरू हो गया है। रोजाना इसी तरह का आयोजन होता है। आज विशेष सोमवार के आयोजन के अंदर विशेष श्रृंगार, विशेष अभिषेक किया गया। पंचम अध्याय से रुद्राभिषेक किया गया है, पंचामृत से किया गया है। विशेष आयोजन, विशेष श्रृंगार, विशेष प्रसादी और विशेष पूजन किया गया है। जय जन्नेश्वर महादेव की हमेशा जय हो। हर साल की बात है, इस साल भी जन्नेश्वर सेवा समिति की ओर से जो भी यहाँ पे भक्तजन आते हैं वो पूरे 300 दिन सावन की पूजा करते हैं और हर सोमवार को विशेष श्रृंगार होता है और विशेष अभिषेक होता है। जैसे आज पंचामृत का अभिषेक हुआ है और पूरा सावन भोला में है। बनावट किस तरह की मंदिर की बनावट? ये बहुत प्राचीन मंदिर है। आप रास्तों से आएंगे, क्या दुर्गम रास्ते हैं और मराठा काल स्थापित मंदिर है। तो आप अभी क्या कार्यक्रम चल रहा है मंदिर? अभी जल अभिषेक चल रहा है, पूजा हुई है, पहली मंडली की पूजा हुई है, अभी दूसरी मंडली बैठेगी, दूसरी मंडली पूजा करेगी, उसके बाद फिर अभिषेक। आज सावन का पहला सोमवार है। हम बहुत खुश हैं। हम भोले बाबा के शंकर भगवान के जल चढ़ाना है, दूध दही शहद पंचामृत चढ़ाना है। हमें परिवार की खुशहाली और परिवार के खुश रहे, स्वस्थ रहे बच्चे, हम सब रहे और हम सावन अच्छी धूमधाम से करें, यही भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव। आपका नाम? संगीता। आज हम बहुत खुश हैं कि पहला सोमवार है, हम जल चढ़ाने आए और हमारी मनोकामना पूरी हुई। किस तरह पूजा करी आपने? हमने बेलपत्र चढ़ाया, जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया और से सब कुछ चढ़ा के हमने मनोकामना पूरी की। ठीक, आपका नाम? मंजू देवी। आज सावन का पहला सोमवार है और हम पूरे जल से और अपने बच्चों के लिए सबके लिए प्रार्थना करिए। आपका नाम? अरुण। पारिवारिक जमीनी विवाद मामले को लेकर आज एक विकलांग दंपत्ति ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष न्याय में सुरक्षा की गुहार लगाई। बांग्लावास थाना अंतर्गत सरदना निवासी सावरलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके परिजनों द्वारा उसकी जमीन पर कब्जा कर उन्हें बेदखल कर दिया गया है, जबकि उनकी स्वयं की 4 बीघा जमीन है, लेकिन पोते और उनकी बहू द्वारा उनके साथ मारपीट और गाली गलौज की जाती है। आज इसी संदर्भ में दंपत्ति ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर न्याय व सुरक्षा की मांग की। उसके साथ ही थाने के अंदर मैंने रिपोर्ट दी तो पुलिस को इस तरह का है, वो दबाव दे रहे कि समझौता कर लो, ठीक है। वो पुलिस वाले ने उनसे मिले। मैं ग्राम सरासना जयदीगा 2 का रहने वाला हूँ। नाम मेरा सावरलाल जाट है। मैं 33 वर्ष उम्र का हूँ। मैं और मेरी पत्नी दोनों ही विकलांग हैं। हमारी जो गाँव में तस्लीमी जमीन, मकान और नोरा, उसका सही ढंग से बंटवारा किया हुआ नहीं है। मेरे हिस्से में जो जमीन आती है
विकलांग दंपति जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तो कभी तो कहते हैं एक बीघा आती है, कभी कहते आधा बीघा, जबकि 4 बीघे का इसके साथ ही पंचायत समिति के अंदर जमीन है, वहाँ भी मेरी जमीन है, वो भी मुझे पूरी नहीं दे रहे हैं। और आए दिन पोतों की बहू है, भतीजों की बहू है, वो मारपीट करने पर उतर होती है, गाली गलौज करती है। हम दोनों पति पत्नी उनका सामना नहीं कर सकते। मेरे 2 बच्चे हैं वो बाहर रहते हैं, ऐसे में मुझे अपनी जान का पूरा खतरा है। कितने टाइम से रह रहे हो वहाँ मेरे पे? साथ कोई भी वारदात हो सकती है। कितने टाइम से रह रहे हो वहाँ पे आप? कितने टाइम से रह रहे हो वहाँ पे आप? विगत 10-12 साल से हम अलग रह रहे हैं। क्या कहते हैं वो लोग आपको? वो कहते हैं जमीन नहीं है, जमीन आधा बीघा आती है तेरे, तेरे को बुलाया लिखाया, तेरे को नौकरी लगवाया, तेरे को ये किया, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तेरे को स्कूल लेके गए, उस खर्चे के अंदर यानी जो है जमीन नहीं है। कितने बेटे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, मुलाकात करने क्या रहा? एसडी साहब ने थाना में मामले वास्तव को सूचित किया, बोला उनको बुलाओ और इनका निपटारा करो। आपका नाम? सर्वलाल चांदा, तेजा जी का चौक, ग्राम सनातन। सावन के पहले सोमवार को अजमेर में झमाझम बारिश हुई, जिसके कारण कई दिनों से शहर में बढ़ रही गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। लेकिन वहीं थोड़ी सी बारिश में शहर के कई स्थानों पर पानी भर जाने के कारण राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अजमेर के इंडिया मोटर सर्किल चौराहे के नजदीक पानी भर जाने से आवागमन अवरुद्ध हो गया, तो वहीं मार्टिनल ब्रिज के नजदीक पानी भरने से भी लोगों को भारी परेशानी हुई। सावन के पहले सोमवार को अजमेर में झमाझम बारिश हुई, जिसके कारण कई दिनों से शहर में बढ़ रही गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। लेकिन वहीं थोड़ी सी बारिश में ही शहर के कई स्थानों पर पानी बढ़ जाने के कारण राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अजमेर के इंडिया मोटर सर्किल चौराहे के नज़दीक पानी बढ़ जाने से आवागमन अवरुद्ध हो गया, तो वहीं मार्टिनल ब्रिज से नीचे उतर पर 1 फीट से अधिक पानी बढ़ने के कारण ब्रिज पर जाम लग गया, जिसके कारण लोगों को बहुत देर तक इंतजार भी करना पड़ा। इस बारिश ने प्रशासन के बड़े बड़े वादों की पोल भी खोल दी। मदार में नई बीके पाठशाला का शुभारंभ अजमेर संभाग की क्षेत्रीय संचालिका राजयोगिनी शांता बहन, बीके आशा, रूपा बहन, शिल्पी बहन, हीना बहन ने माधव कॉलोनी नंबर 5 में A71 में फीता काटकर शिव ध्वज फहराकर किया। इस अवसर पर केक भी काटा गया। शांता बहन ने कहा, यहाँ बीके पाठशाला खुल जाने से क्षेत्रवासियों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। ओम शांति। आज विशेष सदगुरु पूर्णिमा के दिवस पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक शाखा मदार माधव नगर में A71 में खोली गई है। इस शाखा के माध्यम से अलग अलग राज्यों की क्लासेस यहाँ पर चलाई जाएगी। अतः सभी मदार निवासी भाई बहनों के लिए विशेष निमंत्रण है कि आप सभी आकर के यहाँ पर राज्यों की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करने का अभ्यास ज़रूर सीखें। ये सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क है। आदरणीय राजयोगिनी शांता दीदी जी के सानिध्य में आज गुरु पूर्णिमा पर इस शाखा का उद्घाटन किया गया, तो आप सभी अवश्य राज्यों की शिक्षाओं का लाभ लें। मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। अजमेर जिला प्रशासन द्वारा टेम्पो और ई रिक्शा चालकों को वर्दी पहनने के आदेश पर आज टेम्पो और ई रिक्शा चालकों ने विरोध जताते हुए रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। टेम्पो चालकों ने प्रशासन से मांग की कि उन्हें वर्दी की अनिवार्यता नहीं दी। हमारे ऊपर जो वर्दी थोपी जा रही है, तो वर्दी पहनी जाएगी, नहीं तो बुधवार से कार्रवाई की जाएगी। इसका सभी टेम्पो, सिटी बस, ऑटो विरोध पर है, क्योंकि वर्दी पहनने से हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर अधिकारी जब भी जिले में चेंज होता है तो वो वर्दी की बात करने लगता है कि स्मार्ट सिटी ये पहले इसको स्मार्ट सिटी बना तो दो, जयपुर जोधपुर की तरह बना तो दो, सड़कें तो सुधार लो। सड़कें सुधरती नहीं है, सब कुछ नहीं होती है, और आए दिन हादसे भी हो रही है, सब कुछ ही हो रही है। और वर्दी के कारण हमारे टेम्पू वाले कितनी बार मारपीट होती है। प्रशासन बचाने आता है क्या? जबकि मैं पूर्व में जो अधिकारी थे उन्होंने वर्दी पर करी थी, उस टाइम भी मैंने यही जवाब दिया था कि हमारा टेम्पू ड्राइवर का छोटी सी गाड़ी भी कोई अट जाती है, कुछ भी है तो मारपीट कर, वर्दी पहनने से उसकी मारपीट होती है। तो उन्होंने बोला कि आपकी 100 नंबर, मैंने आपकी 100 नंबर लगाई, जब तक तो हमारा कर्मचारी जो ड्राइवर होता है, चालक होता है, वो घायल हो जाता है, उसकी मुआवजे की कोई गारंटी नहीं, प्रशासन की कोई गारंटी नहीं। मारपीट हो जाती है, कोई हादसा होता है, कोई गिर जाए कुछ जाए, तो इसलिए हम वर्दी नहीं पहनेंगे। इसलिए पहले प्रशासन को कहा कि अगर आप जिम्मेदारी लेते हो कि हमारे टेम्पो के साथ ऐसा होता है तो हम पहनने को तैयार है। बाकी हम तो वर्दी आज पहनेंगे, कल पहनेंगे। और अगर ज़्यादा प्रशासन ने सख्ती अपनाई है, हमारे पास करा, तो टेम्पो, सिटी बस, ऑटो सभी चक्का जाम करें, संचालन बंद होगा टेम्पो सिटी बसों का। आपका नाम? गुलाबचंद बलिस्टा, टेम्पो यूनियन अध्यक्ष। कर्नाटक के रहने वाले 2 बच्चे घर से भागकर अजमेर के यूट्यूबर से मिलने पहुंच गए। जब इस संबंध में मिस्टर इंडियन हैकर ने पुलिस को जानकारी दी, तो आदर्श नगर थाना पुलिस ने तुरंत दोनों बच्चों को दस्तयाब किया।
बच्चों से उनके परिजनों की जानकारी लेकर उन्हें सूचित कर दिया गया। दीवानगी तो आपने बहुत सी देखी होंगी, बहुत सारे हीरो हीरोइन सेलिब्रिटीज के दीवाने देखे होंगे, बड़े बड़े दीवाने देखे होंगे, बड़े बड़े कलाकार देखे होंगे, नेताओं के दीवाने देखे होंगे। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मिस्टर इंडियन हैकर, जो दिलजात रावत है, अजमेर के रहने वाले हैं और इतने बड़े सेलिब्रिटी अब वो बन चुके हैं कि यूट्यूब पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर जो है वो काफी वायरल हो चुके हैं। हम आपको बताएं कि हम अभी अजमेर में हैं, चंचल केयर सेंटर। ये चंचल केयर सेंटर है, चंचल केयर होम सेंटर है, जिसकी तस्वीरें फिलहाल हम आपको बता रहे हैं। ये चंचल होम केयर सेंटर जो वैशाली नगर थाना कृष्णगंज में क्षेत्र में मौजूद है। और यहां पर हम बताएं कि कर्नाटक, जो कि अजमेर से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है, उस 1500 किलोमीटर दूर की जगह से दो नाबालिग बच्चे, जिसमें एक 15 साल का है, एक 10 साल का है, वो दो नाबालिग बच्चे, उनका दीवानापन मिस्टर इंडियन हैकर का ऐसा चढ़ा कि अपने घर से उनके मम्मी पापा को, माँ बाप को बिना बताए वो अजमेर उनसे मिलने के लिए आ गए। आपको मैं इनकी तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन यही वो दो नाबालिग बच्चे हैं। छोटे बच्चे हैं, एक 6th क्लास में पढ़ता है तो एक 10वीं क्लास में पढ़ता है। लेकिन आज की जो इनकी तस्वीरें हैं, वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिस्टर इंडियन हैकर है, तब ये बच्चे उनसे मिले, तो मिलने के बाद मिस्टर इंडियन हैकर ने जो सबसे अच्छी बात ये रही कि मिस्टर इंडियन हैकर ने इन दोनों बच्चों के साथ फोटो क्लिक करवाया और उसके बाद में इसकी सूचना उन्होंने तुरंत पुलिस को दी और बताया कि ये दोनों बच्चे मुझसे मिलने के लिए कर्नाटक से अजमेर आ गए और अपने मम्मी पापा को बिना बताए आ गए। तो इसकी सूचना पर पुलिस पहुंची है, पुलिस कार्रवाई हुई है और चंचल केयर होम सेंटर पे इन दोनों बच्चों को फिलहाल रखा जा रहा है। कल ये बच्चे यहाँ पर पहुंचे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर चंचल केयर होम सेंटर के जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ पे जो मैडम जो बच्चों का ध्यान रखती है वो मौजूद हैं और जो सारा बायोडेटा होता है कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं, कितने मौजूद हैं, कैसे ख्याल रखा जा रहा है, वो सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनके जो एक बार ऑनर है उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ चंचल केयर होम सेंटर के जो प्रभारी हैं उनसे एक बार बात कर लेते हैं कि कैसे ये बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि उनके परिवार ने की कोशिश करी है, संपर्क हो चुका है, वो कर्नाटक से अजमेर उनको बच्चों को लेने के लिए वहां से रवाना हो चुके हैं। परिवारजनों ने इनकी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वहां पर भी दी हुई है कर्नाटक पुलिस को। शुभ नाम बताएं सबका। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह शेखावत है। हाँ, कैसे ये बच्चे यहाँ पहुंचे और क्या आपको सूचना मिली थी, क्या पूरा? कल शाम को 4 बजे CWC के आदेश से जो AHTU की टीम और चाइल्ड लाइन टीम कोऑर्डिनेटर श्री प्रेम नारायण जी ने चंचल केयर होम अजमेर में इन बच्चों को प्रवेशित करवाया। ये बच्चे कर्नाटक से हैं। ऐसे बहुत ही रेयर केस होते हैं हमारे सेंटर में, बहुत ही रेयर केस होते हैं, बीच बीच में ऐसे केस हमारे पास में आते रहते हैं, लेकिन ये स्पेशल केस है। ये कल शाम 4 बजे आने के बाद इन बच्चों की हमने केस स्टडी की है, काउंसलिंग की है, पूरी पूछताछ की है, जांच पड़ताल की है। ये जो इंडियन हैकर है श्री दिलराज सिंह जी, उनको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उनसे मिलने के लिए ये अपने गांव से, घर से, अपने स्टेट से राजस्थान आए हैं। कहाँ से आए, ये कहाँ से आना बताया इन बच्चों ने? ये कमल नगर डिस्ट्रिक्ट बीदर कर्नाटक। क्या बताया किस लिए जो मिलने ये बच्चे आए हैं? आपके पास इतने सारे बच्चे हैं, कभी कोई गुम हो जाता है या कोई बच्चा चोरी हो जाता है, अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है, कहीं ना कहीं कई ऐसे बच्चे आपके पास यहाँ आते होंगे, लेकिन इनमें ऐसा क्या दिखा है जो यहाँ पर इनसे बात करने के बाद आपको पता चला? सर, ये बहुत ही बढ़िया फैमिली के बच्चे हैं। बड़ा बच्चा नागेश है जो 10th क्लास में पढ़ता है। नहीं, आप नाम नहीं बताइए, आप वैसे बता दीजिए। बड़ा बच्चा है वो 10th क्लास में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में, अच्छे फैमिली से है। और सेकंड जो बच्चा है वो 6th क्लास में है, वो कन्नड़ मीडियम में है। बड़ा बच्चा है, हिंदी बोल सकता है, इंग्लिश बोल सकता है, समझ सकता है, लेकिन जो छोटा बच्चा है वो ओनली फॉर कन्नड़ में बात कर सकता है, समझ सकता है। तो क्या इन बच्चों से क्या बात हुई, कैसे इन परिवार वालों का संपर्क आपने करा, इनके किन से संपर्क करा परिवार में? बड़ा बच्चा है, उसके पास में फादर के मोबाइल नंबर है, मम्मी के मोबाइल नंबर है। जैसे हमारे होम में आए हैं, आते ही बच्चों को पानी वानी पिलाया, सेंटर में रखा है। फिर इसके पापा से बात हुई, इसकी मम्मी से बात हुई है। उन्होंने हमारे को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है कि बच्चों का केयर करना, ध्यान रखना। हम लोग 11:30-12 बजे प्लेन से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और कल अजमेर पहुंच जाएंगे। तो संपर्क हो गया इनके परिवार वालों? इनके परिवार से संपर्क हो गया है।
तो अब आगे जब वो यहाँ आ जाएंगे तो क्या प्रोसेस रहेगा, क्या कानूनी कार्रवाई या फिर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई रहेगी जब बच्चों को उनके सुपुर्द किया जाएगा? वो डायरेक्ट जो बच्चों का कोर्ट है CWC सुभाष नगर नारीशाला ब्यावर रोड पर, वहां जाएंगे। वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है। वहां जो प्रेसिडेंट है, चेयरपर्सन श्रीमती अंजलि जी हैं, 4 मेंबर हैं, उनसे मिलेंगे, उन बच्चों के बारे में बात करेंगे और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में CWC इन बच्चों को रिलीव कर देगी। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन संबंध भारतीय मजदूर संघ की ओर से प्रदेश के आह्वान पर अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड पर पूर्व यातायात मंत्री यूनुस खान की ओर से विधानसभा में लोक परिवहन वालों की पैरवी और राजस्थान रोडवेज की उपेक्षा के विरोध में रैली निकालकर यूनुस खान का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। आज हमारे यहाँ केंद्रीय कार्यशाला के मुख्य द्वार पर हमने यूनुस खान का पुतला फूंका है, और वो इसलिए फूंका है क्योंकि इसने विधानसभा सत्र में राजस्थान रोडवेज को लेकर विशेष टिप्पणी करी है और अपनी गाड़ियों का संचालन करने के संबंध में इन्होंने लोक परिवहन सेवा को ज़्यादा प्रोत्साहन देने की कोशिश की है। इसीलिए हम आज केंद्रीय कार्यशाला के मुख्य द्वार पर समस्त कर्मचारी इकट्ठा होकर इस यूनुस खान को ये कहना चाहते हैं, ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि निगम को इस राजस्थान रोडवेज को क्षति पहुंचाने की कोशिश ना करे, नहीं तो राजस्थान रोडवेज का प्रत्येक कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर तेरा पुरजोर विरोध करेगा और जहां तक लड़ाई लड़नी पड़ी हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इसीलिए या तो अपना माफीनामा मांग ले और अपने विचारों को बदल ले, इस निगम के हित में बात करे, अन्यथा कर्मचारियों से लड़ने के लिए तैयार है। आपका परिचय? मेरा नाम गजेंद्र कुमार, शाखा अध्यक्ष केंद्रीय कार्यशाला अजमेर। यूज्ड कार डीलर एसोसिएशन ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार द्वारा बढ़ाई गई टैक्स का विरोध जताया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा 4 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया, जिसके कारण उन पर अब आर्थिक संकट गहराएगा। इसी के विरोध में डीलर एसोसिएशन द्वारा कल वाहन रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। राजस्थान सरकार ने बिना सोचे समझे यूज कार डीलर के ऊपर एकदम से चौगुना टैक्स लगा दिया। यूज कार जो अदर स्टेट से आती थी उसके अंदर पहले 20% टैक्स लगता था, अब उसका एकदम 80% टैक्स कर दिया। और यही राजस्थान के अंदर, राजस्थान जो ट्रांसफर होती है गाड़ियां, उसमें पहले 12.5% टैक्स था, यही भाजपा गवर्नमेंट अभी 25% कर दिया। भाजपा गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि सबको रोजगार देंगे, और जो यहाँ जमीन से जुड़े हुए हैं एक कार बाजार के धंधे से कम 20 जगह जाकर के तैयार होकर के फिर गाड़ी बिकती है, उसी गाड़ी के अंदर इन्होंने 80% टैक्स लगा बिना सोचे समझे। आज किसी डीलर भाई के पास में कि कोई गरीब आदमी जिसके पास 5 गाड़ी है, 10 गाड़ी है, उन गाड़ियों पे 3-3, 4-4 लाख रुपए टैक्स कर दिया। अब वो टैक्स कहाँ से लाएगा? या तो वो गाड़ियां घर में खड़ी करेगा या फिर उसको घाटा खा के बेचेगा। घाटा खाएगा तो व्यापारी या सुसाइड करने के कई भाई लोग ऐसे हैं जो सुसाइड करने को तैयार हैं कि हम करें क्या। जिनके पास 10 गाड़ी है, उस बेचारे ने कहीं से लोन लिया है, कहीं से पैसा लाया है रोजगार करने के हिसाब से। ये नहीं है कि कार बाजार वाला गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट को GST देता है। तो अभी ट्रेड सर्टिफिकेट इन्होंने 70 हजार रुपए, जिसकी फीस 25 हजार है, 70 हजार रुपए इन्होंने उसका परफॉर्मा बना करके सब दे रहे हैं और गाड़ियां सीज कर रहे हैं फिर भी जगह जगह। ये भी एक विरोध है। इसी विरोध के अंदर हमने धीरे धीरे सरकार का इस ओर ध्यान देने के लिए हमने पहले कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जयपुर जाके बेरवा साहब को ज्ञापन दिया, पर यह हमारी आवाज उठ नहीं रही है। इसीलिए हमने निश्चय किया है कि कल हम एक वाहन रैली निकालेंगे जो 100 कारों के आसपास होगी, जिला परिषद से लेके अपने परिवहन कार्यालय तक। वहां पर DTO साहब को ज्ञापन दिया जाएगा, हमारी आवाज आगे पहुंचाए, क्योंकि हम आम आदमी जो है कार बाजार के अंदर खाली है कार बाजार वाला नहीं है, उसके अंदर डेंटर भी है, पेंटर भी है, मिस्त्री भी है, पार्ट्स बनाने वाला भी है। पर इन सब का कोई ध्यान नहीं दिया गवर्नमेंट ने और तुरंत टैक्स बढ़ा दिया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई या टैक्स वापस नहीं लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। किस तरह का घाटा होगा आपको अगर ये काम जो बता रहे हो आप, अगर ये होता है? ये अगर ये सही चालू रह जाए, कम नहीं करते हैं, चालू रहता है, तो हम तो रोड पे आ जाएंगे। क्योंकि एक गाड़ी के ऊपर जहां पहले 30 हजार रुपए टैक्स लगता था, वो 1,20,000 रुपए टैक्स लग रहा है। अच्छा, ये कस्टमर में नहीं है, गवर्नमेंट ये भी ना समझे कि कस्टमर दे रहा है, कस्टमर नहीं दे रहा है। आज कोई भी कार बाजार वाला ट्रांसफर करवा के फिर अगले को गाड़ी देता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो बढ़ाया हुआ टैक्स है उसको बिल्कुल खत्म मत करो, पर जो पुराना है उसको तो यथावत रखो। पास के स्टेट के अंदर हरियाणा आप जाओ, वहाँ 1500 रुपए में गाड़ी ट्रांसफर होती है। आप यूपी जाओ, वहाँ 1000 रुपए में गाड़ी ट्रांसफर होती है।
आप MP जाओ, वहाँ पे 1500 में ट्रांसफर होती है। कल का क्या कार्यक्रम रहेगा? कल हमारा सुबह 11 बजे जिला परिषद से वाहन रैली निकालेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय वहां पहुंचेंगे, वहां ज्ञापन देंगे। उसके बाद अगर गवर्नमेंट फिर भी नहीं सुनती है तो हमारा आम आदमी जो पीछे से जो कह रहा है कि हम आत्महत्या करने को तैयार हैं, तो ऐसा नहीं हो कि कोई कर ले तो उसका सारा दारोमदार सरकार पे होगा। कितने डीलर यहाँ पर है? अजमेर के अंदर 70 डीलर हैं। कस्टमर को किस तरह का मुनाफा होगा, किस तरह का घाटा होगा? कस्टमर को तो जो राजस्थान गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया उसमें मुनाफा होगा, और इसमें डीलर आदमियों को सबको नुकसान हो रहा है। आपका नाम? रामावतार शर्मा, यूज कार। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत।